यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 751 ड्रोन और 4 मिसाइलों को आकाश में ही यानी हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन बाकी ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृहनगर क्रिविलीह को भी निशाना बनाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताजा हमले में यूक्रेन सैन्य औद्योगिक परिसरों और परिवहन व्यवस्था को भी निशाना बनाया गया है। रूस के प्रचंड प्रहार के बाद यूक्रेन ने भी रूस पर जोरदार पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन को निशाना बनाया, जबकि रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन के बड़ी संख्या में भेजे ड्रोन को आकाश में ही नष्ट कर दिया। यूक्रेन के खिलाफ रूस लगातार आक्रामकता दिखा रहा है। एक के बाद एक हवाई हमले ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नींद उड़ा रखी है। उन्होंने ताजा रूसी हमले को अब तक का सबसे बड़ा हमला बता दिया। जेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई है। तो वहीं कीव पर हुए हालिया रूसी हवाई हमले से ट्रंप भी गुस्से में हैं। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस हालात से खुश नहीं है। वैसे ट्रंप को उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इस समस्या को जल्द सुलझा लेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसी बात कही हो। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि यूरोप के कई बड़े नेता जल्द ही अमेरिका आने वाले हैं। ये नेता रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप ने पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात की थी। इसके बाद से 18 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में भी बात की थी। इसी दिन यूरोपीय देशों के नेता भी वॉशिंगटन पहुंचे थे। इस बैठक में युद्ध विराम को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की और पुतिन युद्ध रोकने के लिए बात करेंगे। हालांकि अब तक बातचीत की तारीख तय नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की जिद के चलते ये जंग दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही है। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा कि ताजा हालात इस वक्त रूस और यूक्रेन के क्या बने हुए हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे करूंगा। अरविंद जी, अगर हालातों को समझा जाए, इस वक्त क्या हालात आपको लगते नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप जिस तरीके से आह्वान कर रहे हैं कि यूरोप के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आगे आए युद्ध को रुकवाने के लिए, क्या पुतिन के ऊपर इसका कोई दबाव पड़ता नजर आएगा? व्लादिमीर पुतिन पे इसका कोई खास दबाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जितने प्रतिबंध रूस पे लगाए जा सकते थे, संभव प्रतिबंध वो पहले से ही लगाए जा सकते हैं। इसका अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी देश को होगा तो वो भारत है। और एक बार जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने दोबारा से कहा है कि वह यूरोप को साथ आने के लिए कहेंगे और उन देशों पे प्रतिबंध को और कड़ा किया जाएगा जो कि रूस को मदद कर रहे हैं या कि वहां से तेल खरीद रहे हैं। और केवल 2 ही देश हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से तेल खरीद रहे हैं, जिसमें एक भारत है और भारत से भी ज्यादा जो तेल की खरीद कर रहा है वह है चीन। तो भारत के लिए यह बहुत ही मुश्किलें बढ़ने वाली है अगर यूरोपियन यूनियन के बाकी जो देश हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से सहमति जताते हैं। तो क्योंकि भारत के पास न तो सेमीकंडक्टर है जिसके बूते पर भारत बार्गेन कर सकता है, रेयर मिनरल्स हैं, तो दोनों ही चीन है। तो चीन को इसका नुकसान इतना नहीं होगा जितना कि भारत को होने वाला है। अभिषेक साहब जी। त्यागी जी, दूसरी ओर एक हमने सेट पैटर्न लंबे समय से देखा इस पूरे युद्ध के दौरान। जब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात की है, जब जब अमेरिका ने यह कहा कि हम रूस को रोक के रहेंगे, तब तब हमने देखा कि रूस ने अपने हमले और तेज किए हैं और गंभीरता से हमलों को रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, रशिया तो आदी हो चुका है सैंक्शंस का, जैसे नॉर्थ कोरिया आदी है, जैसे ईरान आदी है। सोवियत यूनियन के फ्रेगमेंटेशन के बाद से ही
रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने शुरू हो गए थे। जब सैंक्शन लगते हैं, रशिया उसका कोई ना कोई काट ढूंढ लेता है। जैसे अभी जब लेटेस्ट सैंक्शन लगे थे उसके टैंकर्स को ले जाने के ऊपर, तो उसने शैडो टैंकर्स का, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने के जो टैंकर थे उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे सैंक्शन रशिया पे लगे, उससे वेस्टर्न कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो तो डाउन हुई, उनके स्टॉक मार्केट डाउन हुए, और रशिया की जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं वो बढ़े। लिहाजा मैं नहीं समझता कि सैंक्शंस की वजह से कुछ होगा। अच्छा, अब जैसे बात की जा रही है कि साहब भारत को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि भारत के पास देने के लिए कुछ नहीं है। चाइना के पास तो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और जिनको अमेरिका चाहता है, और अमेरिका इसीलिए ज्यादा स्टर्न एक्शन चाइना के खिलाफ नहीं ले पा रहा क्योंकि उसके पास अर्थ मिनरल्स है। हमारे पास ना तो सेमीकंडक्टर चिप है और ना ही उस तरह के अर्थ मिनरल्स है। लेकिन हमारे पास दो चीजें हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सबसे पहले तो ये कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, चाइना की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज ग्लोबल साउथ के अंदर अगर पूछा जाए तो देश भारत के पीछे खड़े होने को तैयार है और किसी देश के पीछे नहीं। और दूसरी बात, हमारा इतना बड़ा बाजार है, और तीसरी बात, हमारा बात सुनना अमेरिका के लिए इसलिए मजबूरी है कि साउथ एशिया में चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए या चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई दूसरी कंट्री है ही नहीं। तो ये तो स्थिति हो गई कि हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, और हम डर भी नहीं रहे, और हमने कह भी दिया, अमेरिका को हमने साफ साफ कह दिया। अब सवाल ये है कि कहना एक तरफ है और करना एक तरफ है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बराबर कह रही हैं हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम यूक्रेन में पहले बोलते थे पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे, फिर बोले डेटरेंट फोर्स भेजेंगे, अब बोलते हैं रीएश्योरेंस फोर्स भेजेंगे। और जो कोalition ऑफ विलिंग है उसकी 31 में से 26 कंट्रीज ने कहा हम 30,000 फोर्स भेजेंगे। भाई ये बात तो सुनते सुनते कान पक गए, जाने कब से कह रहे हैं, अब तक आया क्या एक ट्रुप? और केवल इसी बात के ऊपर कि भेजेंगे। अब देखिए, इसे कहते हैं एक्शन बगैर किसी शोर मचाने की। जैसे ही फ्रांस के प्रेसिडेंट ने रशिया के प्रेसिडेंट को कहा कि वो तो एक राक्षस है, जानवर है जो हमारे दरवाजे पे खड़ा है, अगले दिन ही रशिया ने यूक्रेन की कीव में ब्रिटिश काउंसिल और उनकी बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही द कोalition ऑफ विलिंग, यानी कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम 30,000 ट्रूप यूक्रेन में भेजेंगे, भेजा अभी एक भी नहीं है। और वो एक्शन क्या कर दिया, आज तक का सबसे बड़ा एक्शन कर दिया और कीव के ऊपर अटैक कर दिया, कीव की सेंट्रल बिल्डिंग। अब कल्पना कीजिए कि सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम का जो कंसंट्रेशन है वो उस गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास है जो कीव की राजधानी, जो कीव में है जी। इसका मतलब कि अगर वो सेफ नहीं है तो फिर और कुछ भी सेफ नहीं है। यानी इसमें हमको मानना पड़ेगा कि जो पुतिन है वो मेजर्ड एक्शन ले रहे हैं, वो मेजर्ड एक्शन ले रहे हैं। अगर इन्होंने और कुछ किस्म का कोई एक्शन लिया या और कोई सैंक्शन दिए तो बच्चे कुछ यूक्रेन को भी भस्म कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ द गुड सेंस शुड प्रिवेल एंड द वॉर शुड एंड ऑन द कंडीशन पुट डाउन बाय पुतिन। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी साहब, जिस तरीके से हमने जिक्र किया, लेकिन इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर है युद्ध से जुड़ी, उसका रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार देखने को मिला और यूक्रेन को रूस का बारूदी जवाब सामने आया। डोनेट्स्क के माकीवका में यूक्रेन ने हमला किया है, रूसी सैन्य अड्डे पर बारूदी प्रहार ये किया गया है। बड़ी खबर है, यूक्रेन को रूस ने बारूदी जवाब दिया, ये बड़ी खबर है। और डोनेट्स्क के माकीवका में यूक्रेन ने हमला किया है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुख करेंगे अरविंद जी का। अरविंद जी, जिस तरीके से अगर हमलों को लेकर बात करें तो जहां एक और यूक्रेन बार बार ये कहता नजर आ रहा है, जेलेंस्की बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन भी अपने हमलों को कम नहीं कर रहा। और जब यूक्रेन हमले करता है तो फिर रूस उसके बाद डबल अटैक करता है। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध में शांति कहीं से कहीं तक नजर आ रही है, दूर दूर तक? अभिषेक साहब, शांति अगर किसी पे निर्भर करती है
तो वह केवल और केवल रूस के राष्ट्रपति पे निर्भर करती है जी। क्योंकि जहां तक जेलेंस्की साहब का सवाल है, वो दरअसल उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनके पास अगर वो नहीं करते हैं या हमलों का जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी हालत ठीक वैसे ही हो जाएगी जो कि गाजा पट्टी के लोगों की हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, युद्ध उन पे थोपा गया है। और दूसरी बात यह कि यूक्रेन उतना अंदर जाके प्रहार नहीं कर पा रहा है जितना कि रूस ने उनका जो कैबिनेट ऑफिसेज हैं वहां तक उन्होंने हमला कर दिया है। वह हमला करने की क्षमता अभी नहीं है। और जो लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं, वो उसके लिए पुतिन साहब ने पहले ही यूरोप को और अमेरिका को चेता दिया है कि अगर उन्हें दी गई, अगर यह यूक्रेन को दी गई तो उसे युद्ध माना जाएगा। और नेटो कंट्रीज के भी इसमें शामिल होने को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अगर करेंगे तो फिर रूस सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन और उसके बाकी जो नेटो कंट्रीज के जो देश हैं उनसे वो लड़ाई लड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन इसमें फंसना नहीं चाहता है, उलझना नहीं चाहता है। यूक्रेन पहले से ही उनके लिए एक बफर स्टेट है, पर वह रूस को उससे आगे भी नहीं आने देना चाहता है। पर इसका जो सबसे असल में जो भुगतभोगी जो देश है वो यूक्रेन है, वहाँ के लोग हैं, जहाँ हजारों की तादाद में हमेशा लोग मर रहे हैं। बदले में प्रतिक्रिया स्वरूप जब कर रहा है तो रूस के भी लोग मर रहे हैं। अभिषेक साहब जी, यही अभी की स्थिति है। जी त्यागी जी, दूसरी ओर आप यूक्रेन के इस जवाब को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये यूक्रेन की मजबूरी है या फिर यूक्रेन भी लगातार इस तरीके से जवाबी हमले करता रहा तो शांति की बात किस तरीके से होगी? क्योंकि जब भी यूक्रेन हमला करता है तो रूस उसके बाद फिर डबल या फिर उससे कई गुना तेज प्रहार करता है। देखिए, हम चाहे जितनी एनालिसिस कर लें जी, इतनी बात तो क्लियर है जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जैसे ही यूक्रेन कोई अटैक करता है तो रशिया उससे 3-4 गुना ज्यादा अटैक करता है। पिछले 3.5 साल में लगातार ये पैटर्न आपको दिखने को मिल गया। लेकिन रशिया ऐसा नहीं करता कि अगर यूक्रेन अटैक करता है तो उसका 20 गुना ज्यादा अटैक करे। यानी कि रशिया अभी भी संयम से काम ले रहा है। अब एक चीज को कॉमन सेंस से समझिए, टोटल रशिया की पॉपुलेशन है 15 करोड़। जो नेटो कंट्रीज हैं जो ये कह रही हैं कि हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को और हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे, उनकी संख्या है 65 करोड़ और वो मदद मांग रहे हैं अमेरिका से जिनकी संख्या है 35 करोड़। यानी कि 65 करोड़ लोग 35 करोड़ लोगों से मदद मांग रहे हैं 15 करोड़ लोगों के अगेंस्ट, यानी कि रशिया के अगेंस्ट। यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि ये पहले ही डर से भरे हुए हैं, कोई रिजल्ट इनके फेवर में इस युद्ध में नहीं जा सकता। ये तो कॉमन सेंस कहती है। अब उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। कितने समय से ये बात कही जा रही है कि हम ट्रूप भेजेंगे, क्या अब तक एक भी ट्रूप यूक्रेन के अंदर आया? और यूक्रेन में जितना बार बार डैमेज हुआ है वह तो रशिया का भी है, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो और बढ़ता ही जाएगा। यूक्रेन इवेंचुअली गेन क्या कर पाया? उसने यूक्रेन ने 3.5 साल के युद्ध में अपनी जमीनें गंवा दी। यानी कि अब तो डोनेट्स्क पे पूरा कब्जा हो गया है, लुहांस्क पे, डोनेट्स्क पे, ज़पोरिज़िया पे, खेरसोन पे, ये तो पहले ही वो कर चुके थे। और अब तो खेरसोन में भी और खार्किव में भी और सूमी में भी, और अब तो हो सकता है कि ओडेसा में भी। व्हाट डिड यूक्रेन गॉट? अलावा इसके कि रशिया को नुकसान हुआ, रशिया को नुकसान यूक्रेन का गेन तो नहीं कहा जा सकता। तो मिला क्या और किस लिए? ये क्या ये स्टेट्समैन है? अगर आप एक, मुझे सच्चाई नजर आती है, जो रशिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सर्गेई लेवरोव, उन्होंने कहा कि भाई जब अलास्का में मीटिंग हुई थी पुतिन की और ट्रंप की, उस मीटिंग में हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी। हम बहुत सारे मुद्दों के ऊपर तैयार हो गए थे रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन ये जेलेंस्की किस तरह का लीडर है, कैसा स्टेट्समैन है, जानते बूझते कि क्या हालत उसकी है, बोलता है साहब मैं तो एक जगह भी नहीं दूंगा, 1 इंच भी नहीं दूंगा, और तो और जो क्रीमिया 2014 में ले लिया गया मैं तो उसको भी वापस लूंगा। अब ऐसी स्थिति में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई पीस समझौता हो जाएगा? लिहाजा ये कहना कि ये पीस समझौता केवल एंड केवल पुतिन के ऊपर निर्भर करता है, मैं कहता हूं नहीं, ये निर्भर करता है इस
जेलेंस्की के ऊपर, ये जेलेंस्की अगर एक्सेप्ट कर ले और रिक्वेस्ट कर ले कि हाँ पार्ट ऑफ इट आई एम रेडी टू गिव, ये 2 कदम आगे चले तो यकीनन 1 कदम रशिया भी आगे चल सकता है, अन्यथा नहीं। और ये कब चलेगा? जब वो जो नेटो कंट्रीज हैं जो बैठे हुए इसको उकसा रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, जब वो इससे कहेंगे। और वो इससे कहेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें अमेरिका की तरफ से कभी सपोर्ट मिलता है, कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि अब अगर पीस स्थापित हो सकती है तो केवल जेलेंस्की के सरेंडर से या जेलेंस्की के मर्डर से। जी अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ये एक दबाव वाली जो हम कहानी देख रहे हैं, ट्रंप लगातार रूस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप ने हाल ही में इस बात का भी ऐलान किया कि अमेरिका और भी ज़्यादा कड़े प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जितने भी पॉसिबल प्रतिबंध होने चाहिए या हो सकते हैं वो सभी रूस के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस जो है वो इस लड़ाई में सर्वाइव कर रहा है। क्या यही कारण माना जाए कि अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जहां से भी रूस व्यापार करता है उन देशों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाए, जिसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत है? बिल्कुल। अब हालात ये हो गए हैं अभिषेक साहब कि इस लड़ाई का अगर किसी को सीधा सीधा नुकसान होगा तो वो भारत है। और भारत अब तक मध्यस्थता में इसलिए फंसना नहीं चाहता था। जो भारत की नीति रही है वो मूल कारण ये था कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका कहीं कोई फायदा नहीं था, उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 2 देशों की लड़ाई है, तीसरा भारत पर। अब अगर वाकई हमारी लीडरशिप अगर दोनों ही देशों के बीच में डायलॉग स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाती है तो मुझे लगता है कि ये भारत के हित में होगा। और अब बचना नहीं चाहिए, तो भारत को एक एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि भारत से बार बार यूरोपियन यूनियन के भी बहुत सारे लीडर्स ने भी बोला है, खुद यूक्रेन ने कहा है। हालांकि भारत को केवल और केवल एक राष्ट्र का डर है, वो है रूस का। रूस कभी ये नहीं चाहेगा कि उस पे कोई भी अनावश्यक दबाव बने, और खासकर अपने मित्र राष्ट्र भारत की तरफ से। पर अगर रूस इस लड़ाई में थक रहा है, अगर उसे लग रहा है कि अब और लड़ाई को चलाना संभव नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश हो सकता है जिसे मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए। और यही हमारे हित में है, यही मुझे लगता है कि दुनिया के हित में है। अभिषेक साहब जी। त्यागी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अन्य देशों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये दबाव की नीति काम आने वाली है? क्या आपको लगता है कि इस दबाव नीति से रूस रुकने वाला है अब? देखिए, मैं अरविंद जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी। रेयरली ऐसा होता है, लेकिन सहमत इसलिए हो कि हाँ, भारत मध्यस्थता करा सकता है। क्यों करा सकता है? क्योंकि रशिया ने एससीओ की मीटिंग में चाइना में ये कहा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हम भारत के शांति प्रयासों की प्रशंसा करते हैं, यानी कि रशिया इज फुल्ली इन फेवर ऑफ इंडिया टेकिंग द रोल ऑफ ए मिडल मैन। सिमिलरली जो यूक्रेन है, यूक्रेन ना अमेरिका के ऊपर यकीन करता है, ना पुतिन के ऊपर यकीन करता है। यूक्रेन का भी फेथ अगर है तो वो हिंदुस्तान में है, क्योंकि वो लंबे समय से ये सुन रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं ये युग लड़ाई का नहीं है बल्कि डिसेंसी, डायलॉग और डेमोक्रेसी का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो फिर जो वो पीस नोबेल प्राइज है ना, वो भी फिर अब उसको मिलने की बजाय ट्रंप के भारत को मिलना चाहिए। ये आवाज उठनी चाहिए। और ये आवाज कहां से उठे? ये आवाज उससे उठे जो वेस्टर्न कंट्रीज को कन्फ्रंट करते हैं, यानी कि ब्रिक्स और एससीओ। अब ब्रिक्स की एक मीटिंग शायद आज या कल में है, जिसमें हमारे जयशंकर जी ज्वाइन करने वाले हैं। ब्राजील के साथ में ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन जब ब्रिक्स की मीटिंग होती है तो ब्रिक्स के जो देश है वो सब मिलके ये काम करें और इसको पीस को एस्टेब्लिश करने में भारत को आगे आना चाहिए। और वो ही करवा सकता है, और कोई दूसरा देश में ये ताकत अब बिल्कुल। त्यागी जी, एक बड़ी बात आपने जिस तरीके से कही है कि जो पीस एस्टेब्लिश्ड है वो भारत ही करवा सकता है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रूसी खतरों को देखकर तैयारी में जर्मनी जुटा है। बड़ी जंग की तैयारी में जर्मनी जुटा हुआ नजर आ रहा है। तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। अनाज भंडारण में जर्मनी जुटा हुआ है।
हथियारों की खरीदारी में भी जर्मनी जुटा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जर्मनी ने भी तैयारी कर दी है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हैं। अरविंद जी, सीधे मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से जर्मनी की तैयारी है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और कैसे जर्मनी जो है वो तैयारियां कर रहा है, एक और हथियारों की खरीदारी तो दूसरी ओर अनाज का बड़े स्तर पर भंडारण। ये इससे मुझे लगता है कि जो पहले से ही सावधानी के लिए उन्होंने ये किया है, पर यूरोप इस लड़ाई में उलझेगा इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि यूरोप को इस लड़ाई में उलझने का कोई खास फायदा नहीं है। उसके अपने संसाधन ही खराब होंगे। और जर्मनी ने भले ही भंडारण किया हो, पर आप देखेंगे कि जो वहां के जर्मन चांसलर की तरफ से कोई बहुत कड़े बयान नहीं आए हैं। अगर रूस के किसी भी इन सारी चीजों की तरफ से अगर बयान आते हैं तो वो या तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो साहब का आता है, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आता है, या फिर जो यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षा है उनके बयानात आते हैं। पर जर्मनी ने अभी कभी कभी जरूर वहां पे दिखाया। फिर खुद यूरोपियन यूनियन इस बात को लेकर एकमत नहीं है कि युद्ध में रूस से सीधा सीधा उलझा जाए अथवा नहीं उलझा जाए। और अभी क्योंकि सारी की सारी मार पहले से ही यूक्रेन झेल रहा है और यूरोपियन यूनियन को कोई आंच तक नहीं आ रही है, तो मुश्किल लगता है। पर हाँ, सावधानी के लिए यह लोग जरूर ऐसा कर रहे हैं, ताकि अगर मान लो कोई स्थितियां या पलटती है तो उनके पास कम से कम एक सुरक्षात्मक उपाय रहेगा। या अगर प्रतिबंध भी लादे जाते हैं रूस पर, और कड़े प्रतिबंध लादे जाते हैं, तब भी उनके पास कम से कम सर्वाइवल जितना चीजें हो और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। अभिषेक साहब जी, त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि जर्मनी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस युद्ध में देखने को मिलेगी? मुझे नहीं लगता सर, और ना वो कैपेबल है। अब देखिए, मैं इसको जरा सा एनालाइज करता हूँ आपको। बिल्कुल। 3.5 साल के युद्ध के बाद में आज सिचुएशन क्या है कि रशिया सक्सीड कर गया, सफल हो गया किस काम में? यूरोप की एकता को ब्रेकअप करने में। आज हंगरी यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है, स्लोवेकिया यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है, इटली और पोलैंड ने अपने उन कोएलिशन ऑफ द विलिंग में अपने ट्रूप्स को भेजने से यूक्रेन में मना कर दिया है, और जर्मनी इन बिटवीन है, यानी कि कोई डिसीजन नहीं लिया है। इसका मतलब यूरोप के अंदर दरार पैदा कर दी रशिया ने अपनी कूटनीति से। और ये क्या कर पाए इन्होंने, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को, चाइना को, इंडिया को, जो तीनों अलग अलग है, उन्हें एक साथ मिलवा दिया। इनकी वजह से भारत ने एससीओ की इस मीटिंग में भाग लिया। इनकी वजह से रशिया और चाइना नजदीक आए, वरना वो एक दूसरे के हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं। इसका मतलब ये तो दिखाई दे रहा है कि इवेंचुअली हु इज गोइंग टू सक्सीड कूटनीति में। अब अगर मिलिटरली आए तो मिलिटरली जर्मनी तो खत्म हो चुका था सर। जर्मनी के पास तो कुछ फोर्सेज है नहीं, उसका तो डिफेंस, उसने अपना डिफेंस बजट अब बढ़ाया है। अब आप आज शादी करने के बाद कल को तो बच्चा की उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कि अब अगर उन्होंने बढ़ाया है और F-35 खरीदने शुरू किए हैं, शायद 11 खरीदे हैं अमेरिका से, और अब उन्होंने अनाज का भंडारण शुरू किया है, यानी कि ये तो पहले ही डर की भावना है कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। उनके अंदर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी मैं समझता हूँ लिमिटेड है। जो कुछ थोड़ी बहुत ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो या तो फ्रांस में है या ब्रिटेन में है, जर्मनी में नहीं है। अलबत्ता इसके कि जर्मनी का जो वर्तमान चांसलर है, ये पहले वाले चांसलरों के मुकाबले बिल्कुल हिटलर के रूप में आ गया है। कभी कभी लगता है कि जैसे हिटलर की आत्मा इसमें उतर आई हो। ये बार बार ये बोलते हैं कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी थे, हमें लीडरशिप क्वालिटीज है, हम पूरे यूरोप को लीडरशिप दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो दिखाओ ना भाई। अरे 5 आदमी तो भेज के दिखाओ ना आप यूक्रेन में। तो मैं नहीं समझता कि जर्मनी विल बिकम एनी रिकॉग्नाइजेबल फोर्स अगेंस्ट रशिया। जी बिल्कुल। त्यागी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि